नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चलें दोस्तों, आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों, जो गरीब परिवार का लड़का एकाएक तरक्की पा लेता है, आगे बढ़ने लगता है, तो लोगों का नज़र अनायास उस लड़की पर लग जाती है। कई लोगों को जलन होता है और कई लोग खुश भी होते हैं। तो चलो, अच्छा है, गरीब परिवार का लड़का है, आगे बढ़ रहा है और तरक्की करे। लेकिन कई लोगों को उसकी तरक्की पसंद नहीं आती है। वो चाहते हैं कि उसकी कैसे टांग खींचे, उसके साथ में कुछ ऐसा गलत करें ताकि वो ऊपर ना चढ़ सके, धड़ाम से ज़मीन पर आकर गिरे और उनमें ऐसी खुशी मिलेगी। वो लोग का सोचना है। दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो तरक्की देख करके खुश हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अगले की तरक्की देख करके उनको जलन होती है और वो सोचते हैं कि ये लड़का क्यों इतना तरक्की कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, चाहे मेरे परिवार के अन्य सदस्य क्यों नहीं कर रहा है। आज की कहानी जो मैं बताने वाला हूँ ना, अभिषेक कुमार जी की है। हरियाणा में काम करते थे, फैक्ट्री में, और एक छोटे से पद से उन्होंने शुरुआत किया था। लेकिन 4 साल कठिन मेहनत करके, अथक परिश्रम करके एक अच्छे पोस्ट पर पहुंच चुके थे। अब उनके जो साथी, जो उनके साथ में काम पर लगे थे, जॉब पर लगे थे, वो तो पीछे छूट गए थे और अभिषेक कुमार एक अच्छे पोस्ट पर अब जा पहुंचे थे। तो कई लोगों को खुशी भी थी और कई लोगों का जलन भी था। उस फैक्ट्री में अब एक से एक बढ़कर के लड़के काम करते थे, लड़कियां भी काम करती थी, और उनमें से कुछ अभिषेक कुमार की दोस्त भी थी। कोई उनको पसंद भी करता था, कोई नहीं भी पसंद करता था। तो चलिए, इस कहानी को शुरू से शुरुआत करते हैं अभिषेक कुमार के ही शब्दों में। दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मैं हरियाणा के एक कंपनी में काम कर रहा था। मैं 2000 की साल की बात बता रहा हूँ। जब मैं कंपनी में काम करते हुए मुझे अब एक अरसा टाइम हो चुका था, तो मैं लेबर जॉब से स्टार्ट किया था, लेकिन अपना मेहनत से हमें आगे बढ़ता गया। मेरे जो सुपरवाइज़र थे मुझ पर बड़ा खुश होते थे और उन्हीं के बदौलत ये तरक्की मुझे मिलती गई। मैं तो बहुत ऊपर तक आ चुका था। मैं पढ़ा लिखा इंसान था, लेकिन उस टाइम नौकरी नहीं मिल रही थी। तभी मैंने सोचा कि घर बैठ के कुछ फ़ायदा नहीं है, जो भी काम मिले मुझे कर लेना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश का निवासी, लखनऊ के पास का रहने वाला था और मैं जॉब की तलाश में हरियाणा आया हुआ था। और इसके बाद मैं जो जॉब पकड़ता हूँ ना, उसी जॉब पर रह जाता हूँ। हालांकि मुझे इधर उधर उससे ज़्यादा जॉब मिल रहा था, पैसा मिल रहा था, लेकिन मैं कहीं नहीं गया। जिस जॉब पर लगा था उसी पर अपना फोकस करता रहा और उसके बाद मेरी तरक्की होती गई। लेकिन ऐसा ज़्यादा दिन तक नहीं होने पाया। मैं एक ऐसे परेशानी में घिर चुका था और वो घटना जब मेरे साथ में हुई थी ना, तो मैं कांप गया था। अब मैं बताया ना कि मेरे साथ में जो काम करने वाले लड़के थे, कुछ मेरे दोस्त भी थे। वैसे दोस्त तो सारे थे, मुंह पर तो हंसी मजाक सब कुछ चलता रहता था, लेकिन कुछ जलनशील भी लोग थे। वो मुझसे जलते भी थे। उनकी इच्छा होती थी कि कैसे अभिषेक को नीचे गिराया जाए। ये तो मेरे साथ में काम पर स्टार्ट हुआ था, और देखो हम कहाँ पर हैं और वो कहाँ पहुँच गया है। तो जलन तो होती थी। मैं एक दोस्त के शादी में, जहाँ पर मैं काम करता था, उस जगह से 25 किलोमीटर की दूरी पर मैं अटेंड करने के लिए गया था। अब वैसे मैं दूर जाता नहीं था, लेकिन वो मेरा जो दोस्त था अब थोड़ा अलग था, सब में से अलग था। और उसने कहा था कि अभिषेक भाई, आपको तो आना ही है। मेरे पास उन दिनों बाइक हुआ करती थी और मैं अपना बाइक लेकर के निकल जाता हूँ, उस शादी को अटेंड करता हूँ। मेरा दोस्त तो कहता है कि नहीं, आज आप रुक के जाइए, जब बारात निकलेगी सुबह में तो उस टाइम सब चल पड़ेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ भाई, सुबह मुझे अपने काम पर भी जाना है ना। वहाँ पर कुछ मेरे दोस्त भी थे, वो भी कह रहे थे कि अभिषेक रुको ना, सुबह हम इकट्ठे चलेंगे।
लेकिन मैं जानता था मेरा काम एक अधूरा पड़ा हुआ था। आज सुबह में फैक्ट्री में पहुंचना ज़रूरी था। इसलिए मैं सबको मना कर देता हूं कि भाई मैं रुक नहीं पाऊंगा, मुझे पहुंचना है और सुबह में मेरा अर्जेंट काम है। इसके बाद मैं अपने बाइक निकालता हूं और चल पड़ता हूं। उस रास्ते पर मैं पहली बार गया था, ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं था। मैं अपने बाइक चलाते हुए जब अपने शहर की तरफ लौटता हूँ, मैं रास्ता तो ठीक ही पकड़ा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं भटक चुका हूँ। जिस रास्ता पर मुझे जाना है वो मैं छोड़ चुका हूँ। अब वो ठंडी का टाइम था, थोड़ा फॉग भी पड़ रहा था। ठंड अब जो अपने चरम सीमा पर कहा जाता ना, वैसे ही अब चल रही थी। हवा तेज तेज चल रही थी, लेकिन मैं अब ऐसी कपड़े पहन रखा था और यंग भी था। मुझे इस बात के लिए ज़्यादा परवाह नहीं थी। मैं अपना मस्त बाइक चलाता हुआ चलता जा रहा था। लेकिन जब मुझे एहसास हो गया कि मैं तो रास्ता भटक चुका हूँ, मैं उस रास्ते पर नहीं हूँ जिस रास्ते से मैं आया था। क्योंकि आसपास में जब धुंध छटती है, मैं जब देखता हूँ तो खेत ही खेत दिखाई पड़ता है। सरसों का अब वो सब फूल लगे हुए हैं, कुछ अलग चीज़ भी लगा हुआ दिखाई देता है। लेकिन जो मेन रोड था वो मैं कभी का छोड़ चुका था। मैं एक ऐसे रोड पर था जो रोड उखड़ खाबड़ मतलब टूटी फूटी हुई थी। ऐसे रोड से मैं कभी आया नहीं था, मुझे पक्का यकीन था। सच कहूँ ना, उस रोड पर बिल्कुल दूर दूर तक कोई गांव कोई बस्ती मुझे अभी तक दिखाई नहीं दे रही थी। अचानक मैं समझ नहीं पाया कि मैं कौन से इलाके में हूँ और मैं किधर भटकता हुआ जा रहा हूँ। बाइक रोक देता हूँ, दिशा को समझने की कोशिश करता हूँ और तब मुझे लगता है कि मैं गलत रास्ता में आ चुका हूँ, मुझे वापस जाना पड़ेगा और तब जाकर के वो मेन रोड मुझे मिलेगा। और फैसला मैं जल्दी करता हूँ और फिर मैं वापसी के लिए चल पड़ता हूँ। जब मैं वापसी चलने लगता हूँ ना, तो और लगता है कि मैं तो और भटकता जा रहा हूँ। मैं कहाँ पहुँच रहा हूँ उस टाइम मेरे दिमाग कुछ काम ही नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं तो भटक गया हूँ, मैं तो ऑफिस पहुँच नहीं पाऊँगा। सुबह मुझे अपने ऑफिस में जाना है, तो मैं हूँ कहाँ पर, किस इलाके में हूँ, जरा भी आइडिया नहीं लग रहा था। एक तो धुंध का असर था। अब मेरा दिमाग उस टाइम सच कहूँ ना कि कंफ्यूज हो चुका था। मैं दिशा भ्रमित जो कहा जाता है ना, वो मेरे साथ में खेल हो चुकी थी। मुझे दिशा का ज्ञान नहीं था कि मैं कौन सा दिशा में जाऊँगा, किधर से मैं आया था। बिल्कुल मैं भूल चुका था। और सच कहूँ कि मुझे अब थोड़ा सही नहीं लग रहा था। एक तो आधी रात से ऊपर का टाइम हो चुका था, ठंड अपने चरम पर थी, ठंडी हवा चल रही थी। लेकिन सोचने लगा कि मैं रुकूंगा नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ, चलो जो होगा देखा जाएगा। ये सड़क है, कहीं ना कहीं तो जाएगी ना, रुकेगी तो नहीं ना। अब मैं चल देता हूँ। जब मैं चलने लगता हूँ ना, आगे जाकर के सड़क थोड़ी अच्छी हो जाती है। आज जब उस सड़क पर चलता हूँ ना, तो एक टर्न था, एक मोड़ था। मोड़ जो ऐसा था ना कि आगे उधर से कोई वाहन भी आ रहा हो ना, तो मुझे दिखाई नहीं देता था। अब धुंध का असर था। जब मैं उस मोड़ पर पहुंचता हूं ना, अचानक तेज गति से अब बड़ी बड़ी लाइटें जलती हुई कोई वाहन आती है। इतना नजदीक आ जाती है जैसे वो मुझ पर चढ़ बैठेगी, ऐसा ही था। बस अगर उस समय मेरे साथ में कुछ ऐसा नहीं होता तो मैं उस वाहन के लपेटे में आ जाता। ऐसा ही मैं बहुत घबरा गया था, डर गया था। मुझे तो लगा कि अब मैं बच ही नहीं पाऊंगा। वाहन इतनी नज़दीक जैसे मेरे पर चढ़ती हुई निकल जाएगी, रौंदती हुई मुझे निकल जाएगी। और अचानक कोई हॉर्न ना हॉर्न, और वो भी तेजी से। जबकि कोई भी मोड़ पर आदमी इंसान मुड़ता है गाड़ी लेकर के, चाहे कोई भी हो, साइकिल लेके ही मुड़ता है ना, तो आराम से मुड़ता है। आगे देखने की कोशिश करता है कि भाई आगे रास्ता नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा हमें आराम से चलना चाहिए। लेकिन जो वाहन थी ना, एक तो बड़ी बड़ी हेडलाइट लगी हुई थी और इतनी तेजी से हवा की झोंका की तरह आई थी ना कि मैं उसके लपेटे में बस आ ही चुका था। अगर वो चमत्कार उस टाइम मेरे साथ में नहीं होता। तभी लगता है कि मेरे बाइक को किसी ने हैंडल खुद पकड़ लिया हो और अचानक इधर उधर करते हुए और मैं बच गया। सुंग से ऐसे करके वो वाहन
मेरे पास से गुजर जाता है। अब मेरी तो सांस ऊपर नीचे, मुझे लगा कि ये मेरे साथ में भगवान का चमत्कार है। मैं भगवान पर आस्था रखता था। मुझे लगा कि अब तक तो मैं मर चुका होता। जिस हिसाब से मेरे साथ में ये घटना घटी थी ना, मैं लगता ही नहीं था कि मैं इस घटना से कभी बच सकता था। इतनी नज़दीकी मामला था। अब मैं कैसे जिंदा बच गया, मुझे खुद आश्चर्य था। और वो कौन सी शक्ति थी जो खुद मेरा बाइक का स्टीयरिंग मतलब हैंडल पकड़ करके इधर उधर करके अब मुझे उस वाहन से बचा दिया था। आज जब मैं मोड़ के देखता हूं ना, वो वाहन अंधेरे में गायब हो चुकी थी। इतनी जल्दी, इतनी तेजी से उसकी पिछली लाइट भी मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। तो ये सब क्या था? ये मेरे साथ में क्या हुआ था? अचानक मौत आई सामने से, लेकिन मुझे पकड़ नहीं पाई और फिर उसको भागना पड़ा। लेकिन मैं उस जगह पर काफ़ी देर तक, अब ऊपर नीचे मेरी सांस हो रही थी, इतना डरा हुआ था। और ये जो मेरे साथ में चमत्कार हुआ था ना, मैंने उस अपने बाइक के हैंडल को इधर उधर मोड़ ही नहीं सकता था। उस टाइम में तो ऐसे माहौल में, ऐसे टाइम पर आदमी खुद डर जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि हम करें तो क्या करें, मौत सामने आ रही हो। और वो हैंडल किसने इधर उधर करके मुझे बचा दिया था, मैं जानना चाहता था। अब मुझे लगा कि इसमें भगवान जी का जरूर चमत्कार है। उन्होंने ही मुझे जिंदा रखा है। और सच कहूँ ना, मैं भगवान जी को प्रणाम करता हूँ कि मैं आपकी कृपा से इस टाइम तो बच गया। डर तो बहुत था, शरीर में दिल की धड़कन बहुत बढ़ चुकी थी। और इसके बाद मैं कांप रहा था काफ़ी देर तक। भगवान को धन्यवाद करके अब फिर मैं बाइक लेकर के धीरे धीरे अब चल पड़ता हूँ। डर लगता था, लेकिन कोई भी उस रात को जब तक मैं चल रहा था ना, एक भी वाहन मुझे दिखाई नहीं देती उस रोड पर। वही वाहन अचानक हवा की तेज तूफान की तरह आती है, जैसे वो मुझे रौंद करके और आगे निकल जाएगी। लेकिन मैं उस तूफान से बच गया था। और इसके बाद मैं चलने लगा, लेकिन मैं डरा हुआ था। बाइक तेजी से नहीं चला रहा था। आखिरकार मुझे वो सड़क मिल जाती है। ये भी एक चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि आसपास में कोई घर नहीं था, बस खेती खेत दिखाई दे रहे थे। आज जब मेन सड़क पर आ जाता हूँ ना, तब मैं पहचान जाता हूँ कि मुझे तो इस सड़क पर चलना था। मैं कहाँ चला गया था? लेकिन मैं ईश्वर को धन्यवाद देना नहीं भूलता हूँ। चलने लगता हूँ। अचानक मुझे एहसास होता है ना कि मेरी बाइक जो मैं चला रहा हूँ, कोई ना कोई सवार है। मेरे मन में अब ऐसा ही कुछ महसूस होने लगा। ऐसा लगने लगा कि मेरे पीछे में कोई बैठा हुआ है। मैं बार बार मुड़ मुड़ के देख लेता था कि ऐसे कैसे हो सकता है भाई। कुछ एहसास होता था, कुछ स्पर्श मुझे महसूस होता था, तो मैं थोड़ा घबरा गया था। मुझे लगा कि नहीं, हवा का झोंका चल रहा है ना, ठंडी ठंडी हवा का शीतलहर है, इसलिए मुझे महसूस हुआ। लेकिन जब कोई भी इंसान अपनी बाइक को चलाता है ना, तो उसको पता होता है कि इस हिसाब से हल्का चलती है, अकेले बैठने पर उसके क्या गति होती है, बैलेंस संभालने में कितना टाइम लगता है, महसूस कर लेता है। जब उस पर कोई डबल सवारी बैठ जाए ना, तो पता तो लग ही जाता है कि मेरे बाइक पर कोई ना कोई तो लोचा है, कुछ ना कुछ तो हुआ है। ऐसे मेरे को लग रहा था। मेरे सीट के पिछली सीट पर कोई बैठा नहीं था, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन महसूस हो रहा था। उस घटना के बाद जब मेरी जान बच जाती है ना, तब से मैं महसूस करने लगा कि मेरे पिछली सीट पर जरूर कोई बैठा हुआ है, मेरे साथ में चिपका हुआ है, लेकिन मैं देख नहीं पाता हूँ। लेकिन अब मेन सड़क पर मैं आ चुका था। अब इसके बाद मैं अब अपना घर पहुँच जाता हूँ कुछ देर चलने के बाद में। लेकिन ये एहसास मुझे हमेशा रहता है जब तक मैं अपने घर नहीं पहुँचता हूँ कि कोई न कोई तो है। क्योंकि मैं जो बाइक चलाता था हमेशा सिंगल ही चलाता था। अगर कोई डबल बैठ जाता था ना, तो मुझे थोड़ा संभालने में दिक्कत परेशानी होती थी। मैं हमेशा ही सिंगल बाइक चलाता था, तो वो चीज़ मुझे महसूस हो रही थी। तभी मुझे लगता था कि ना, मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे बाइक के पिछली सीट पर कोई ना कोई तो बैठा हुआ है, लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा था।
और उस टाइम मैं बहुत डरा हुआ था। मेरी जान जो बच गई थी, दिल की धड़कन अभी भी कम नहीं हुई थी। जब मैं अपने घर में पहुंच जाता हूं तब तक सुबह हो जाती है और फिर मैं सोने लगता हूं। नींद आ जाती है और नींद आती है ना तो मुझे ऐसा सपना दिखाई देता है, ख्वाब दिखाई देता है, मैं ड्रीम में आ जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि जिस कमरे में मैं रहता हूँ, किराए का कमरा था, अब उस कमरे में एक सोफ़ा भी था। उस सोफ़ा पर एक जवान लड़की बैठी हुई है, सफ़ेद कपड़ों में, बहुत सुंदर सी, और वो मुझे घूर रही है। ये सपने में मुझे प्रतीत होता है। अब मैं सपने में उससे पूछता हूँ कि मैंने आपको इस घर में पहले कभी देखा नहीं, कौन है आप? इस घर में आप कैसे आए? ये तो घर मेरा है, इसमें कोई लड़की तो कभी आती नहीं है, तो आप कौन हैं? और तब वो लड़की मुस्कुराते हुए कहने लगी, अभी भी मुझे नहीं पहचाना? मैंने तुम्हारी जान बचाई है, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तो एहसान तो चुकाना ही पड़ेगा ना। अब इसके बाद मेरी आंख खुल जाती है। झटके से मैं जाग जाता हूँ। मुझे लगा कि मेरे साथ में वैसे ही कुछ चल रहा है इस घर में। मैं जिस सोफे पर उस लड़की को बैठे देखा था, लेकिन वो सोफा तो खाली था। मुझे लगा कि ये स्वप्न है, ड्रीम है। अब ऐसे सपने तो कभी न कभी किसी किसी को आते हैं। आज मेरे साथ में आया, कोई बड़ी बात नहीं है। अब अपना ऑफिस जाने की तैयारी, अब जो रोज़ का काम था मैं शुरुआत कर देता हूँ। ऑफिस पहुँचता हूँ, वो काम अपना निपटाता हूँ, अपने साथियों से बातचीत करता हूँ। और फिर जब शाम हो जाती है तो मैं जाने के लिए घर तैयार हो जाता हूँ। और तभी मुझे एक ऑर्डर आता है कि नहीं, अभी मत जाना, कुछ मशीनें आ रही है और उसके साथ में इंजीनियर आ रहे हैं। जब इंजीनियर आ जाए, मशीनें उतर जाए और तब आपको जाना है। आखिरकार अब मुझे ऑर्डर तो मानना ही था। मैं इंतज़ार करने लगा कि कब ट्रक आएगी, कब मशीनें उतरेंगी, कब इंजीनियर आएंगे, और तब मुझे अपने घर जाना था। और इस चक्कर में रात को 11 बज जाता है। ट्रक आती है, मशीनें उतरती है, इंजीनियर के सामने उतरती है, कहीं ऊंच नीच ना हो जाए, मशीनें टूट ना जाए। जब सही सलामत में मशीनें अब ट्रक से नीचे उतर जाती है, और तब मैं अपना घर के लिए चल पड़ता हूँ। बाइक स्टार्ट करता हूँ। मुझे भूख लगी हुई थी और मैं कभी कभी होटल में भी खाना खा लेता था, और नहीं तो अपने खाना जो था अपने घर में ज़्यादातर शाम के टाइम बनाता था। और सुबह के टाइम मुझे फुर्सत नहीं मिलती थी, जल्दी जल्दी में सब होता था, तो मैं खाना मंगा लिया करता था। अपनी फैक्ट्री में होटल से, ढाबा से खाना मंगा लिया करता था। अब रात हो चुकी थी, ज़्यादा हो चुकी थी, तो मैं खाना तो बना नहीं सकता था। एक होटल पर जाता हूँ जो खुला हुआ था उस टाइम में, खाना पैक कराता हूँ। और कभी कभी मैं नॉन वेज भी खाना पसंद करता था। तो आज मैं थका हुआ था, मन किया कि चलो नॉन वेज आज लेके चलते हैं। नॉन वेज मैं पैक करवा करके अपने घर की तरफ चल पड़ता हूँ। दरवाज़ा खोलता हूँ तो माहौल वैसे ही था जो हमेशा रहता है, कुछ अलग नहीं था। मैं फ्रेश होने के बाद जब खाना खाने के लिए बैठता हूँ, अचानक मुझे रात के सपना की बात याद आ जाती है। मैं जिस सोफ़ा के सामने बैठकर खाना खा रहा था, मैं उस सोफ़ा की तरफ देखने लगता हूँ। अचानक मुझे कुछ दिखाई देता है, लेकिन धुंधला धुंधला, और वो भी कुछ सेकंड के लिए। ऐसा लगा था कि सामने जो देखा था ना, तो कुछ परछाई सी नजर आई थी, वो भी धुंधली धुंधली। मुझे लगा कि ये मेरे मन का भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पैकेट खोलता हूँ, खाना खाने की अब शुरुआत कर देता हूँ। जैसे खाना खाने की शुरुआत करता हूँ ना, मेरा जो बगल में किचन था, अब उसमें कुछ बर्तन धड़ाम धड़ाम नीचे गिरने लगते हैं। मुझे लगा है कि मेरे घर में कोई बिल्ली उल्ली आ गई होगी। और उसमें कुछ खाने पीने के भी जो ज़रूरत का सामान था, दाल वगैरह थे, मसाले वगैरह थे, तेल भी था। मुझे लगा कि कहीं बिल्ली आकर के सब कुछ नुकसान ना कर दे। मैं खाना छोड़ कर के भागता हूँ किचन में जो बगल में ही था, बिल्ली को डांटते हुए। लेकिन जब पहुँचता हूँ ना, तो वहाँ कोई बिल्ली होती ही नहीं है। कुछ डब्बा वगैरह, कुछ बर्तन वगैरह अब कि जो किचन का फर्श था उस पर गिरा हुआ था। मैं जल्दी से उठा करके उसको सही जगह पर रखता हूँ। आज जब मैं अपने कमरे में आता हूँ,
जो मैं खाना छोड़ करके उठ करके बिल्ली की वजह से मैं भागा था किचन में, और जब आकर देखता हूँ ना, जिस सोफा पर मैंने कुछ देर पहले एक परछाई सी देखी थी, वहाँ पर फिर मुझे एक धुंधली परछाई नजर आती है। सच कहूँ ना, मेरा शरीर जो है ना कांप जाता है। मैं भूत प्रेत को कभी देखा नहीं था, और ना मैं उनको मानता था। ईश्वर का मैं कहूँ ना, मैं प्रार्थना करता था, मैं आस्था में विश्वास रखता था, मंदिर जाते समय हाथ जोड़ा करता था, लेकिन मैं भूत प्रेत को मानता नहीं था। मुझे लगता था कि इस दुनिया में भूत प्रेत होते ही नहीं है। लेकिन जब धुंधली परछाई में सोफे पर देखता हूँ ना, मेरा कदम जहाँ था वहाँ रुक जाता है। जहाँ पर मैंने खाना रखा हुआ था, मैं जब देखता हूँ तो खाना तो खत्म हो चुका है। वहाँ नॉन वेज नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं। सच कहूँ ना तो मेरा तो भागने का मन हुआ था अपने घर में से, लेकिन अब मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, ऐसा डर लगा था। मेरा हिम्मत नहीं हो रही थी कि अपने कमरे के अंदर में मैं चला जाऊँ। और कुछ ही देर के बाद, सेकंडों का मामला था, वो परछाई मुझे नजर आई थी और फिर वो परछाई गायब हो चुकी थी। मैं अपना खाना को देख रहा हूँ, पैकेट तो है लेकिन खाना गायब हो चुका है। मैं उस परछाई को देख करके एकदम अंदर से हिल चुका था, लेकिन मैं पढ़ाकू लड़का था ना, विश्वास नहीं कर पा रहा था। मैं अपने मन को समझा रहा था कि नहीं नहीं, भूत प्रेत नाम के कोई चीज़ नहीं होती, तू तो खाम खा डर गया है। मेरा ही मन अब वो चीज़ को मानने को तैयार नहीं था जो मैं अपनी नज़रों से देखा था। अब मेरी जो नज़र कह रही थी कि इस सोफा पर कुछ देर पहले एक परछाई जैसे कोई लड़की हो बैठी हुई थी, लेकिन मेरा मन वही कह रहा था कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो तूने देखा है ना, तेरे मन का भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो खाना कौन ले गया? खाना मेरे कहाँ गया? पूरा पूरा नॉन वेज गायब हो चुका था, पैकेट पड़ा हुआ और माल गायब। तब मेरा मन कहता है, अरे कोई वही बिल्ली होगी जो किचन में तेरा बर्तन गिराई होगी और वही आकर के माल साफ कर दिया। वाकई में बड़ा मैं उलझन में, डरा हुआ भी था और उलझन में भी था। मन तो गवाही नहीं दे रहा था कि मेरे घर में कोई प्रेतात्मा भी आ सकती है। मैं ईश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था। नहीं नहीं, मैं ईश्वर का मानता हूँ और मैं भूत प्रेत को कभी देखा नहीं और ना मानता था। लेकिन जो कुछ देखा था, मैं अपनी आंखों से अब उसको झुठला भी नहीं सकता था। लेकिन उसके बाद में मुझे कुछ वहाँ पर दिखाई नहीं देता है। माहौल बिल्कुल शांत होता है। मैं बाथरूम जाता हूँ, फ्रेश होता हूँ और इसके बाद डरते डरते अपने बिस्तर पर आ जाता हूँ। आधा पेट खाया था और आधा भूखा रह गया था। चलो कोई बात नहीं, बिल्ली साफ कर गई होगी। मैं इसी बात को संतुष्ट होकर के अब सोने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ना जाने ऐसा क्या आकर्षण था उस सोफे पर, मेरी जो नज़रें थी ना, बार बार उस तरफ उठ जाती थी। मैं बार बार उस सोफा को देखता था। जिस जगह पर वो लड़की के जो परछाई मुझे दिखाई दी थी, उस तरफ देखने की कोशिश करता था। कुछ देर के बाद में नींद नहीं आ रही थी, थोड़ा ऐसे भी डर लग रहा था। अब मैं अकेले घर में रहता था, लेकिन इस घर में मैंने आज तक कभी डरा नहीं था। आज से पहले ऐसी कोई घटना मेरे साथ में घटी नहीं थी। तो ये सब क्या था? यही सब सोचते सोचते कभी कभी मैं उस सोफे पर निगाह मार लेता था, लेकिन वो सोफा बिल्कुल खाली था। मैं फिर नींद में आ जाता हूँ। कब मुझे नींद आ गई मुझे पता भी नहीं चला। अब मैं नींद में अपना मस्त था। अब वही ख्वाब में फिर से देखने लगता हूँ कि उसी सोफे पर एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई, सफ़ेद कपड़ों में, बड़े बड़े बाल उसके हैं, मेरी तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर रही है। उसके अब होठों पर मुस्कुराहट है। अब मैं उससे पूछता हूँ कि आप कौन हैं? आप इस घर में कैसे आई? ये घर तो मेरा है। और तब वो लड़की कहती है कि मैंने तुम्हारा जान बचाया, अभी खतरा टला नहीं है, ये तो अभी शुरुआत हुआ है। अब मुझे लगा कि तुम्हारी मदद करूं और तभी मैं तुम्हारे साथ में आया हूँ। मैं उसकी बात सुनकर के आश्चर्य में, सपने में सब कुछ हो रहा है। मैं पूछता हूँ कि आखिर आप मेरी अब रिश्तेदार लगती हैं, आप कौन हैं? आप मेरे घर में कैसे आ गई? आप मेरी क्या मदद करेंगी? और तब वो मुस्कुराती है
कहती है जल्दी सब कुछ पता चल जाएगा, जल्दी सब कुछ पता चल जाएगा। अचानक मेरी नींद खुल जाती है। जैसे नींद खुलती है ना, मैं उस सोफा की अब तरफ देखता हूँ। अचानक एक झलक उस लड़की के मुझे दिखाई दी जाती है। चंद सेकंड के लिए वैसे ही खूबसूरत लड़की उसी सोफे में बैठी हुई थी। और जैसे ही मैं आंख खोल के देखता हूं ना, वो गायब हो चुकी थी। सच कहूं ना, मुझे नहीं लगा कि मैं सपने में था। मुझे लगा कि मैं रियल टाइम में उन चीजों को देख रहा था, उस लड़की से बात कर रहा था। खौफ में भर गया था। ये कौन है लड़की भाई? ये मेरे घर में ये क्या कर रही है? मैं भूत प्रेत पर तो यकीन नहीं करता था, ईश्वर में आस्था रखता था, ईश्वर को मानता था। लेकिन जब ये घटना मेरे साथ में घटने लगी ना, मेरा मन उलझ चुका था। ऐसा लगने लगा कि ना, भूत प्रेत मेरे घर में तो नहीं आ चुका है। लेकिन मैं इन चीज़ों को मानता नहीं था, तो विश्वास करने में, हजम करने में अब वक्त तो लगता है। और उसके बाद मुझे नींद नहीं आती है, मैं सो नहीं पाता हूँ। जब थोड़ा टाइम गुजर जाता है, मैं डरा हुआ था, बार बार सोफे की तरफ देख रहा था, कहीं वो लड़की फिर तो बैठी हुई नहीं है। लेकिन वो लड़की दोबारा दिखाई नहीं देती है। और उसके बाद जब गहरी नींद आती है ना, तो सुबह ही आँख खुलती है, और वो भी बर्तन खड़कने की आवाज़ सुन करके। जैसे ही बर्तन खड़कती है मेरे किचन के अंदर में, अब मेरी आँख खुल जाती है। मैं जाग करके बैठ जाता हूँ। मेरे किचन के अंदर बर्तन गिर रहा है, कौन हो सकता है भाई? जिस हालात में हूँ उसी हालात में मैं किचन में भागता हूँ। मुझे संदेह था कि फिर बिल्ली आ चुकी है। लेकिन जब मैं किचन के अंदर जाता हूँ, सुबह हो चुकी है, तो वहाँ कोई बिल्ली वोली नज़र नहीं आती है। आधा से अधिक किचन का सामान फर्श पर पड़ा हुआ था। मैं देख करके हैरान हो जाता हूँ, अब ये सब क्या हो रहा मेरे साथ में? ये बातें मैं किन से शेयर करूँ, किन से मैं पूछूँ कि मेरे घर में ये सब चल क्या रहा है, क्यों हो रहा है? मैं तो भूत प्रेत पे यकीन नहीं करता था, लेकिन अब मुझे ऑफिस भी जाना था। अब मैं तैयार होता हूँ, मन अंदर से डरा हुआ है। अब मुझे लगने लगा कि ये बात किसी न किसी से शेयर करना चाहिए, जो भूत प्रेत को जानकारी रखता हूँ। मैं तो इस चीज़ में बिल्कुल अनाड़ी था। मैं तो ईश्वर में आस्था रखने वाला व्यक्ति था। मैं भूत प्रेत को महत्व देता नहीं था। तो ये सब क्या हो रहा था मेरे घर में? क्या मेरे घर में कोई प्रेतात्मा, कोई चुड़ैल ऐसा तो नहीं प्रवेश कर गई है? मुझे ऐसा लगने लगा। मैं एक लड़के के पास में जाता हूँ, जो अधिकांश भूत प्रेत की किस्से कहानियाँ सुनाया करता था, मेरे ही ऑफिस में काम करता था। अब मैं उसको अपने पास बुलाता हूँ, तब कहता है कि सर, आपने मुझे बुलाया? मैंने बोला कि हाँ, तुम बहुत भूत प्रेत के किस्से सुनाते हो ना लंच टाइम में, तो आज मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ। ये किस्सा सुन करके आज तुम कुछ बता सकते हो? कहने लगा हाँ सर, मैं बता दूंगा। क्या बात हुई, आपके साथ में हुई? तब मैं मना करता हूँ, नहीं मेरे साथ में नहीं, मेरे किसी जानने वाले के साथ में घटी है। वही सब मैं कहानी, जहाँ से मेरी बाइक दुर्घटना होते होते बची थी, वहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ और अपने घर तक जो मेरे साथ में हुआ था, सारी बातें उस लड़का से शेयर करता हूँ। वो लड़का सुनने के बाद में मेरी तरफ देखने लगता है। कहता है साहब, ये बड़ा खतरनाक मामला है। उस लड़की ने आपसे क्या कहा था सपने में? मैंने बोला कि मेरे से नहीं भाई, मेरे जानने वाले के साथ में ये घटना घटी थी। तब कहता है हाँ हाँ, तो उसने आपको क्या बताया था? और वही बातें मैं अब उसको दोहरा दिया कि वो लड़की बोलती है कि मैं तुम्हारी जान बचाई हूँ, अभी खतरा टला नहीं है, तुम पर और खतरा मंडरा रहा है। लड़का जब पूरी बात समझ लेता है, तब कुछ देर के लिए चुप होता है। कहता है साहब, ये तो बड़ा खतरनाक बात है। वो आपके कौन लगते हैं? मैं ऐसे झूठ मूठ बता देता हूँ कि हमारे रिश्तेदार में है। तब वो लड़का कहता है कि साहब, उनको सचेत करो। वो लड़की सही बोल रही है, खतरा टला नहीं है। जो लड़की है ना, वो एक प्रेत आत्मा है, लेकिन वो खराब वाली नहीं है, दुष्ट आत्मा नहीं है, वो सच्ची की आत्मा है। और वो भला करने वाली लड़की है। वो आत्मा बन चुकी है किसी कारणवश से, और वो उसके साथ में मदद कर रही है।
अगर वो लड़की उस टाइम वहाँ पर मौजूद नहीं होती ना, तो शायद आपका रिश्तेदार जब बाइक चला रहा था, जब मोड़ को काट रहा था, तो शायद वो बच भी नहीं पाता। वाकई में जब वो लड़का मुझे पूरी कहानी का अब निचोड़ निकाल कर देता है ना, तो मैं अंदर से बड़ा हिल जाता हूँ, कांप जाता हूँ। जो लड़का निचोड़ निकाल कर देता है ना, तो वाकई में अंदर से मैं खौफ में भर जाता हूँ, डर जाता हूँ। और तब मैं उससे पूछता हूँ कि अब मेरे इस रिश्तेदार को क्या करना चाहिए और ऐसा क्यों हुआ है। और तब वो लड़का कुछ देर सोचा और फिर कहने लगा, साहब उस पर लगता है किसी ने कुछ भेजा है, किया कराया है, ये किसी ने कोई बुरी शक्ति को इस्तेमाल किया है अब उसके साथ नुकसान पहुंचाने के लिए। जिस हिसाब से मैं इस घटना को समझाऊँ ना, मुझे यही लग रहा है। सही में उसकी बात सुनने के बाद और मैं कांप गया था, लेकिन मैं अब उसको महसूस होने नहीं दिया कि मैं ही वो व्यक्ति हूँ, मैं ही वो लड़का हूँ जो मेरे साथ में ये सब घटना घटी है। और उसके बाद मैं उसको भेज देता हूँ। मैं और कोई सवाल जवाब उससे पूछता नहीं। मैं इतना ज़रूर बोलता हूँ कि अगर कोई और बात होगी तो मैं तुम्हें ज़रूर बुलाऊँगा और शेयर करूँगा, और उसके बाद में उसका निचोड़ भी मुझे निकाल कर देना। और तब कहने लगा, साहब बिल्कुल, मेरे जो पिता हैं ना एक तांत्रिक हैं, और मैं थोड़ा बहुत अब उनका तंत्र मंत्र भी सीखा हूँ। और तब मैं आपको ये सब पूरा जानकारी दे पाया हूँ। अब मैं सच कहूँ ना, उसके बात सुनने के बाद मेरा मन बेचैन रहने लगा। आखिर मेरे साथ में मेरा दुश्मन कौन हो सकता है? मेरे साथ में ऐसा व्यवहार कौन करने वाला है? मैं अपने पीछे देखने लगा, अपने जो पीछे की लाइफ थी उसमें झांकने लगा कि कौन मेरे से जल सकता है, मेरे साथ में ऐसा खेल कौन कर सकता है, किया कराया कोई आत्मा, कोई दुष्ट आत्मा मेरे पर कौन भेज सकता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सारे जो मेरे लड़के थे साथ में काम करने वाले, सब तो मेरे फ्रेंड थे, हम सब से हंस के बात करते थे। ऐसी कोई बात भी नहीं थी कि मैं किसी के साथ मेरी दुश्मनी हुई थी। मैं तो समझ ही नहीं पाया था। खैर, अब उस लड़का की बात मेरे दिल में बैठ चुकी थी। अब मैं काम तो जरूर करता था, लेकिन हमेशा ध्यान इसी चीज़ में लगा रहता था कि कहीं मेरे साथ में कुछ और तो नहीं होने वाला है, और तो नहीं होने वाला है। लेकिन एक हफ्ता तक मेरे साथ में कुछ ऐसी घटना नहीं होती। हाँ, मेरे घर में ऐसा जरूर महसूस होता है कि अब मेरे घर में मैं अकेले नहीं हूँ, कोई न कोई तो है। कभी बाथरूम का नल टपकने लगता था, कभी किचन में बर्तन गिरने लगता था। कुछ अलग अलग घटनाएं छुटपुट होती थी। अब मुझे महसूस होता था कि मैं इस घर में अकेले नहीं हूँ, कोई न कोई तो है। अब मुझे लगता था कि कहीं वो जिसने किया कराया है वही तो इस लड़की को नहीं भेज रखा है। लेकिन इस लड़की का कहना था, जो सपने में थी, सपने में मैंने सब कुछ सुना था, और वो लड़की भी जो कह रही थी कि खतरा टला नहीं है। खतरा तो अभी शुरुआत हुआ है। ये पहला खतरा था, और इसके बाद कितने खतरे आने वाले थे मुझे कुछ ज्ञात नहीं था। अचानक मैं अपने काम से किसी जरूरी सामान लेने के लिए दूसरे शहर पहुंचता हूं। बाइक से तो जा नहीं सकता था, तो मैं और गाड़ी की सहायता लेता हूं और दूसरे शहर पहुंचता हूं। वहां पर लेट हो जाता है, और इसके बाद बस का सेवा लेकर के जैसे मैं गया था, अब वैसे ही मैं अपना शहर लौट जाता हूँ। जहाँ बस रुकती है, अब वहाँ से मेरा जो कॉलोनी था काफ़ी दूर पर था। रात ज़्यादा हो चुकी थी, 11 के आसपास का टाइम हो चुका था। 11 के आसपास का टाइम हो चुका था। वहाँ पर कोई रिक्शा ना कोई और साधन मिला। अब मैं पैदल ही चल देता हूँ। वहाँ से जब मैं पैदल चलने लगता हूँ, जी रोड को छोड़ करके मैं अपने कॉलोनी का रास्ता पकड़ लेता हूँ। फिर भी लंबा रास्ता था। अचानक सामने से एक काला रंग का भैंसा, जंगली भैंसा जिसको कह सकते हैं, जो खेतों में घूमते रहते हैं, और वो सामने से दौड़ता हुआ आता है। इतनी तेजी से आता है ना कि जैसे लगता है कि मेरे को तो परखच्चे उड़ा देगा। और सबसे खतरनाक बात ये थी कि उसकी लाल लाल आंखें दहकती हुई दिखाई दे रही थी। जैसे ही मैं उसको देखता हूँ कि अब तो मैं बच ही नहीं पाऊंगा, किधर भागूं। अब मेरा दिमाग
संत सा रह जाता है। मैं अपने बचाव में कुछ कर नहीं पाता हूँ। और तभी लगता है कि दो हाथों ने मुझे पकड़ लिया और हवा में उठा दिया, और वो भैंसा तेजी से मेरे पास से जैसे गुजरता हुआ निकल गया। एक हवा का तेज झोंका मुझे महसूस हुआ। अगले पल जैसे लगता है वही हाथ मुझे जमीन पर रख दिया है। सच कहूँ ना कि मैं वहां पर किसी बर्फ के समान जम जाता हूँ। ऐसा ठंडक की एहसास होता है जब वो हवा का झोंका गुजरता है ना, और वो भैंसा आगे निकल जाता है। और जब कोई जैसे मेरे को अब हवा से उतार करके जमीन पर रख दिया, और तब मैं जो देखता हूँ ना, मुझे लगता नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। वही लड़की जो सोफे पर बैठी हुई दिखाई देती थी मेरे सामने खड़ी थी। अब बिल्कुल प्रेतात्मा की तरह नहीं, एक आम इंसान की तरह ऐसे मेरे सामने खड़ी थी, और उसके बड़ी बड़ी आंखें मुझे घूर रही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट भी थी। मैं तो बहुत खौफ में हो गया था जब मैं उसको देखता हूँ, और वो भैंसा अब कहाँ चला गया कुछ पता ही नहीं चला। मैं मुड़ कर के भी देखा, ये क्या भला था भाई? ये मुझे क्यों रोकने के लिए आया था? क्यों मारना चाहता था? कौन था ये? मेरे मन में तो बहुत सारा सवाल थे। और तभी वो लड़की कहती है, अभी भी तुम अब ऐसे ही तुम अकेले घूमते रहोगे? लड़की इतनी अब धीरे धीरे फुसफुसाती है ना कि उसकी आवाज़ मुझे स्पष्ट सुनाई नहीं देती है। लेकिन जब मैं लड़की को पहचान लेता हूँ कि तो सोफे पर बैठने वाली लड़की है, ये लड़की मेरी कोई इससे दुश्मनी नहीं है। आइए, जैसा मैं उस लड़के से सुना था कि ये तो भली आत्मा है, मेरे मन में जो डर था ना वो कुछ टाइम के लिए निकल जाता है। उस टाइम में जैसे मेरे खून गर्म हो चुका था, और उस टाइम में ज़्यादा सोच भी नहीं सकता था। ऐसा कुछ माहौल क्रिएट हो गया था। अब मैं उस लड़की को जब आवाज़ स्पष्ट नहीं सुनता हूँ ना, तब मैं उसके पास चला जाता हूँ। मैं पूछता हूँ, ये सब क्या था? ये सब मेरे साथ में क्या हुआ था? आपने मुझे हवा में उछाल दिया था। तब सर हिला के कहने लगी, हाँ, मैंने तुम्हें बचाया, दूसरी बार बचाया। अब मैं कहूँ ना, मैं कभी पीछे मुड़ के देख रहा था कि वो भैंसा फिर तो नहीं आ रहा। तब वो लड़की कहती कि नहीं, अब नहीं आएगा। वो जान चुका है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी सुरक्षा के लिए खड़ी हूँ। तुम्हें इतनी रात को अकेले में क्यों आती जाती हो? क्या मैं तुम्हें जो बताई हूँ तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है? तुम खतरे से घिरे हुए हो। सच कहूँ ना, उस लड़की के सामने मुझे डर नहीं लग रहा था। डर लग रहा था उस भैंसे से। मुझे लग रहा था कि फिर भैंसा कहीं से घूमता हुआ आएगा और फिर मुझे उड़ा देगा, मुझे जख्मी कर देगा, या मुझे मार डालेगा। ऐसा मेरा मन कह रहा था, गवाही दे रहा था। मैं मुड़ मुड़ कर देख रहा था, और वो लड़की कह रही है कि अब डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, चलो घर पर चलो। लड़की आगे आगे, मैं जादू से बंधा हुआ और उसके पीछे पीछे चल रहा हूँ। घर आ जाता है। अब मुझे बिल्कुल भय नहीं लग रहा है, बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। उस लड़की ने मेरे ऊपर में कोई जादू कर रखा था या कोई शक्ति का प्रयोग किया था, ना जाने क्यों उससे मुझे बिल्कुल भयभीत, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं डरूं। बिल्कुल डर नहीं रहा था, ऐसा अब हो चुका था। मैं घर का ताला खोलता हूँ। अब इसके बाद अंदर पहुँचता हूँ। लड़की उसी सोफे पर उसी जगह पर बैठ जाती है। कुछ देर में आराम करने के बाद मुझे डर तो नहीं लग रहा है उसके सामने में, बिल्कुल। मैं पूछता हूँ कि आप कौन हैं? आपने मेरी 2 बार जान बचाई है। लड़की मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी तरह हूँ, तुम जिंदा हो, मैं मर चुकी हूँ, बस फर्क इतना ही है। लेकिन मैं मरकर भी लोगों को भला करती हूँ, किसी के साथ बुरा नहीं करती हूँ। अब मुझे लग चुका था कि तुम पर यह खतरा मंडरा रहा है। वो तुम्हें मार भी सकता है। अगर मार सकता है, अगर उससे तुम बच भी गए ना, तो तुम अपंग हो जाओगे सदा के लिए। मैं उस खतरा को भांप ली थी। लड़की बोलती गई और मैं सुनता चला गया। और वो बता रही थी कि अभी खतरा टला नहीं है, तुम्हें इसके लिए अपना हिफाजत करना पड़ेगा। मैं अब तुम्हें कितनी सुरक्षा दे सकती हूँ? हर टाइम तुम्हारे साथ में तो मैं रह नहीं सकती थी,
वो लड़की बताने लगी। हाँ, तब मैं उससे पूछता हूँ कि मैं अब करना क्या चाहिए मुझे। वो कहती है कि तुम किसी तांत्रिक से मिलो, अपनी सुरक्षा का इंतजाम कराओ, नहीं तो तुम्हारे साथ में कुछ भी खेल हो सकता है, कहीं भी तुम्हारे साथ अटैक हो सकता है। अब मैं उस टाइम हूँ कि नहीं हूँ, अब मैं कुछ बोल नहीं सकती। अगर मेरी नज़र में होगा तो मैं तुम्हें बचा लूँगी, लेकिन मेरी नज़र के पीछे होगा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। वाकई में उस लड़की से मुझे अब डर नहीं लग रहा था, मैं उससे बातचीत कर रहा था। तब मैं पूछने लगा उससे सवाल। लड़की हर सवाल का जवाब दे रही थी। मैंने कहा कि जब वो घटना पहली बार मेरे साथ में हुई थी तो आपने मदद किया था। लड़की कहने लगी, हाँ। आप मेरे बाइक पर सवार होकर के मेरे घर तक आई थी। कहने लगी, हाँ। आपने ही बर्तन भाड़े सब गिराए थे। बोली, हाँ। आपने मेरा नॉन वेज का खाना खाया था। बोली, मुझे भूख लगी थी तो मैं खा लिया, ऐसे ही हूँ मैं। तब मैं समझ गया ये लड़की मेरे घर में काफ़ी दिनों से है। अगर ये मुझे मारना चाहती तो कभी कभी मार सकती थी, लेकिन ऐसी नहीं है। मेरे दोस्त का भी जो लड़का था फैक्ट्री में, जो तंत्र मंत्र का जानकार था, उसने भी बताया कि वो लड़की कोई भली आत्मा है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। नुकसान तो आपको बाहरी लोग पहुंचाने वाले और जो पहुंचा रहे हैं। सच कहूँ, मैं उससे बहुत सारा सवाल पूछता हूँ और हर सवाल का जवाब देती है। कहती है, आप किसी तांत्रिक से मिलो, पूरी समस्या बताओ, लेकिन मेरे बारे में मत बताना, नहीं तो ऐसे कई तांत्रिक हैं जो ऐसी आत्माओं को पकड़ने की ख्वाहिश रखते हैं, कहीं तुम मुझे भी न पकड़वा दो। लड़की डर चुकी थी। कहने लगी, तुम जाकर जल्द से जल्द किसी तांत्रिक से संपर्क करो जो अच्छा हो और उसे पूरी बात बताओ, लेकिन मेरी बातें छोड़ करके। मैं इस घर में कुछ दिन रहना चाहती हूँ। मैं अपने आप को इस घर में अब सेफ महसूस करती हूँ। अब लड़की की बात मैं तो पूरा समझ चुका था कि लड़की मेरा नुकसान नहीं पहुंचाने वाली है। तो प्रेतात्मा, लेकिन एक भली आत्मा है, इसे मुझे डरने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद अगले दिन मैं जाता हूँ, उस लड़के से मिलता हूँ और कहता हूँ कि क्या मैं तुम्हारे पापा से बात कर सकता हूँ, क्या तुम अपने घर मुझे लेके चलोगे। लड़का कहने लगा, हाँ, शाम को चलते हैं ना छुट्टी के टाइम। तब मैं कहने लगा कि छुट्टी, मैं अभी छुट्टी करा देता हूँ, कोई तुम्हारा पैसा नहीं कटेगा। मैं अपने साथ उस लड़के को बिठा करके उसके घर जाता हूँ। उनके जो पिता थे, मैं सारी समस्या बताता हूँ कि ये सब घटना मेरे साथ में घटी थी, ये हो क्या रहा। तब वो तंत्र मंत्र मुझ पर करने लगते हैं। कहते हैं, ये जो घटना हुआ है ना, इसके पीछे तुम्हारा ही कोई मित्र, हित मित्र है। मैं एकदम सन्न रह गया था। मैं पूछने लगा कि आखिर कौन है वो हित मित्र, क्या उसका नाम बता सकते हैं। तब वो जो थे मना कर दिए, नहीं नहीं, मैं नाम नहीं बता सकता। हाँ, कुछ मैं इशारा दे सकता हूँ, कुछ पहचान बता सकता हूँ। जो उन्होंने पहचान बताया ना, मैं तो उसको अपना बेस्ट फ्रेंड समझता था। मैं समझता था कि ये मेरे हित के बारे में हमेशा ध्यान रखता है। लेकिन जब बाबा जी ने पूरा स्पष्ट कर दिया ना, तो मैं तो खौफ में भर गया था कि मेरा एकदम जिगरी दोस्त, जिसके साथ में मेरी खूब बनती थी, वो मेरे पीठ के पीछे कोई तंत्र मंत्र का खेल खेल रहा था। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं तो गुस्से में आ गया था कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, लेकिन वो जो तांत्रिक थे ना, वो मना कर दिए। नहीं नहीं, उससे उलझना मत, उसको तो पता भी नहीं लगना चाहिए कि तुम ये भेद जान चुके हो। जिस हिसाब से वो किया है ना, हम उस चीज़ को उल्टा कर देंगे। वो चीज़ तुम पर जो नुकसान पहुंचा रहा है ना, अब उस पर ही जाकर असर करेगा। क्या तुम ऐसा करवाना चाहोगे। मैं गुस्से में था उस टाइम। मैं बोल दिया कि हाँ, कर दो। लेकिन अगले पल ध्यान आया कि नहीं नहीं, है तो मेरा दोस्त ना, मैं उसके साथ में ऐसा कैसे खेल खेल सकता हूँ। नहीं नहीं बाबा, ऐसे नहीं करना। ये जो विद्या है, जो मेरे पास आजमाया गया है, इस विद्या को आप हटा दो। ना तो उसको नुकसान पहुंचना चाहिए और ना मुझे नुकसान पहुंचना चाहिए। बाबा मेरी तरफ देख करके मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि देखो, वो तुम्हें मारना चाहता है। मैं जब कहता हूँ कि मैं उल्टी विद्या कर देता हूँ,
जो भी शक्ति होगी उसी को नुकसान पहुंचाओगी, तो तुम मना कर रहे हो। और तब मैं कहने लगा, बाबा है तो मेरा दोस्त ना, मैं उसको ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसको किसी बुरे वक्त में देखना नहीं चाहता, ना उसके साथ में कोई हादसा को मैं देखना चाहता हूँ, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। बाबा जी मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रहे थे और कहने लगे कि देखो, एक तुम हो और एक अगला वो है। और वाकई में उस जो भी शख्स था, मैं बहुत दिल से मानता था, कभी भी मुझसे मदद मांगता था मैं उसकी मदद पूरा करता था। और वो मेरे पीठ के पीछे ऐसा गंदा खेल खेल रहा था। मैं सब कुछ बातें अब समझ चुका था। और इसके बाद मैं बाबा से रिक्वेस्ट भी किया कि उस लड़के को भनक नहीं मिलना चाहिए, जो भी आप काम करो, ये शक्ति ना तो मुझे नुकसान पहुंचा पाए और ना उस लड़के को पहुंचा पाए। हम दोनों सुरक्षित रहना चाहते। बाबा जी मान गए थे। मैं बाबा जी को अच्छी तरह से समझा दिया था कि बाबा जी, ना तो उस लड़के को कुछ होना चाहिए और जो मेरे ऊपर में किया कराया है वो भी उतर जाना चाहिए। वो भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसके साथ ऐसी कुछ हालत देखना नहीं चाहता। बाबा जी बिल्कुल मान चुके थे और कहने लगे कि ठीक है। मैं उस प्रेत आत्मा के बारे में जो मेरे घर में शरण लिया हुआ था, मैं बाबा जी से पूछना चाहता था, लेकिन उस प्रेत आत्मा ने मुझे मना किया था। लेकिन मैं सोचने लगा कि बाबा जी तो भले हैं, ऐसे बुरे तो हैं नहीं, और हैं भी मेरे जानकार, मेरे ऑफिस का लड़के के फादर हैं, तो ऐसा गलत काम तो नहीं करेंगे। मैं सोचते हुए हिचक रहा था कि मैं बोलूँ ना बोलूँ, और तब शायद मेरे मन की बात वो पढ़ चुके थे और कहने लगे तुम कोई बात छुपा रहे हो, पूरी बात नहीं बता रहे हो। तब मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। एक एक बात जहाँ से घटना मेरे साथ में स्टार्ट हुई थी, उस घटना से लेकर के घर तक जो जो मेरे साथ में हुआ था, जो जो मैंने प्रेतात्मा लड़की से बात किया था, एक एक बात को बता देता हूँ। और वो भी कहता हूँ कि उस प्रेतात्मा लड़की ने मुझे मना किया था कि तुम किसी तंत्र मंत्र वाले से मेरे बारे में कोई बात नहीं करोगे, नहीं तो कैसे ऐसे भी तांत्रिक होते हैं, अब मेरी जैसी आत्माओं को अपने बस में करके कुछ बुरी काम करवाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं डर चुकी हूँ, तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताओगे। मुझे इस घर में आराम मिलता है, मैं अपने आप को सेफ महसूस करती हूँ, तो मैं कुछ दिन इस घर में ज़रूर रहूँगी। जब मैं पूरी घटना तांत्रिक को बता देता हूँ, तब वो मेरी तरफ देखने लगते हैं। अब कुछ देर के लिए आंखें बंद कर देते हैं और फिर जब आंख खोलते हैं कहते हैं, बाबा जी कहते हैं कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, वो लड़की एक भली आत्मा है, वो तुम्हारा नुकसान कभी नहीं पहुंचाएगी, उसने तुम्हारी हमेशा मदद किया है और जब तक तुम्हारे घर में रहेगी वो तुम्हारी मदद ही करेगी, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। हाँ, वो लड़की सच बोल रही है। अगर मेरी जगह पर तुम कोई और तांत्रिक के पास में जाते तो शायद ये खेल जरूर खेलता। अब वो लड़की को, उस आत्मा को पकड़ने की जरूर कोशिश करता। ऐसी आत्माएं जल्दी से मिलती नहीं हैं। कोई भी तांत्रिक लालच में आ सकता था, वो उस आत्मा को पकड़ने की कोशिश करता और उससे बहुत सारा काम करवा सकता था। जब वो बाबा बताते हैं ना, तो मैं एकदम खौफ में भर जाता हूँ। नहीं बाबा, आप तो नहीं करेंगे ना उनके साथ में ऐसा, उसके साथ में ऐसा काम। बाबा कहते कि नहीं, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, मैं ऐसा कोई गलत काम करता ही नहीं। लेकिन तुम्हें आश्वासन देना चाहता हूँ, जब तक वो लड़की तुम्हारे घर में रहना चाहे बिल्कुल रहने देना, कोई उसके साथ में बुरा व्यवहार मत करना। और देखो, जब तक उसकी इच्छा रहेगी तुम्हारे घर में रहेगी, और जब तक रहेगी ना, तुम अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित समझना। और देखो, वो भली आत्मा है, लेकिन जब तक तुम्हारे घर में रहेगी ना, तुम उन्नति करते जाओगे, लक्ष्मी तुम्हारे घर में जरूर आएगी, तुम्हारी आमदनी डबल हो जाएगी। बाबा जी जो कहे थे ना, ऐसा ही मेरे साथ में होने लगा था। गाहे बगाहे वो आत्मा मुझे कभी कभी सोफे पर दिखाई देती थी कुछ देर के लिए। अब मैं उससे बात करने की कोशिश करता था, मुस्कुरा देती थी और कुछ देर बात भी करती थी और फिर कहती थी कि देखो, रात ज़्यादा हो गई है, तुम सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है।
आज जब वो बोलती थी ना तो मुझे अचानक नींद आने लगती थी और मैं नींद में डूब जाता था। और इसके बाद सुबह में आँख खुलती थी और मैं अपने घर में उस लड़की को यानी आत्मा को ढूंढने की कोशिश करता था कि कहाँ रहती होगी, क्या ये मेरे बिस्तर शेयर करती है, लेकिन मैं जान नहीं पाया। और कब तक वो आत्मा रही, जहाँ तक मुझे अनुमान है कि 1 साल से 1.5 साल तक वो मेरे घर में रही थी। हाँ, 1 साल के बाद में वो बहुत कम दिखाई देती थी। आज जब मैं पूछता था कि इतने दिन कहाँ थी, तुम 10-12 दिन से दिखाई नहीं दे रही हो, मैं तुमसे बातचीत नहीं कर पा रहा हूँ। तब वो मुस्कुराती थी, कहती है मुझे बाहर भी घूमना थोड़ा अच्छा लगता है, तो कभी कभी मैं दूर तक घूमने चली जाती हूँ। और 1.5 साल के बाद में अचानक वो दिखाई देना बंद हो गया था। मुझे लग गया कि कोई और सुरक्षित घर में पहुंच गई होगी या फिर उसको मुक्ति मिल गई होगी। अब इसके बाद जो मेरा सही में जो बाबा ने बताया था, जब तक वो लड़की मेरे घर में रही, मेरे छत के अंदर रही, अब बाकी मेरी और तरक्की हो गई थी। और सही में जो पैसा मेरी सर्विस का था, जो नौकरी का था, अब उसका मैं डबल करने लगा था, डबल इनकम होने लगी थी, सैलरी बढ़ चुकी थी। और इसके बाद उस लड़की से मैं दोबारा कभी बातचीत नहीं कर पाया। 1.5 साल तक अनुमानतः हमारे घर में वो एक तरह से रही थी और उसके बाद कभी दिखाई नहीं दिया। और आप सोचेंगे कि उस दोस्त के साथ क्या हुआ, जो किसी ने मेरे ऊपर में किया कराया था, उसका क्या हुआ। मैं उस दोस्त से 1 महीने तो बात नहीं किया और उसको भी लगने लगा कि मैं उससे बात नहीं कर पा रहा हूँ। अब उसको कुछ भय ऐसा महसूस होने लगा। आखिरकार वो मेरे पास में आता है, अब मुझसे माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि भाई साहब, मैं बहुत बड़ी गलती कर दिया। और खुद ही स्वीकार करता है कि मैंने एक तंत्र मंत्र वाले से मिला था, मुझे आपकी तरक्की देखी नहीं जाती थी। अब मैं सोचता था कि ये तरक्की मुझे मिलनी चाहिए, गलती से आपके पास पहुंच गई है। मैं आपसे जलता था और मैं गलत काम कर बैठा, लेकिन मुझे अब एहसास होने लगा कि मैंने जो किया था वो गलत था। और उसके बाद मैं उसको अब दोस्त समझता था और दोस्ती अभी भी समझता हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी अभिषेक कुमार जी की। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कहानी है जो आप मुझे भेजना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को आप मुझे शेयर कर सकते हो। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हाइप कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, कल हम इसी चैनल पर मिलते हैं, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।